नमस्कार। गुरु ज्ञान के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल बालिकाओं द्वारा बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देने से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं। पिछले कुछ दशकों से भारतीय महिलाओं ने गतिविधि के सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रगति की है। फिर भी अभी बहुत कुछ हासिल किया जाना शेष है। भारतीय महिलाओं ने भारत के लिए ओलंपिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यदि उन्हें उपयुक्त सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है तो किसी अन्य क्षेत्र में भी, विशेष रूप से शिक्षा के मामले में, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन न कर सकने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। यदि हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने की इच्छा रखते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में अपने संभावित कार्यबल के आधे हिस्से की अपेक्षा नहीं कर सकते। एक समाज के रूप में महिलाएं महत्वपूर्ण और स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने की धुरी हो सकती हैं। व्यक्ति के रूप में उन्हें अपने उत्कृष्टतम विकास का अवसर मिलना चाहिए। इस संदर्भ में महिला शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आइए एक नजर डालते हैं बालिकाओं के पढ़ाई छोड़ देने के परिदृश्य पर। भारत में बालिकाओं द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने के विभिन्न कारण रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसे घरेलू गतिविधियों में संलग्नता जो 31.9% है, आर्थिक तंगी जो लगभग 18.3% है, शिक्षा में रुचि का अभाव 15.3% और विवाह 12.4% है। लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक मानदंड समस्या का मूल न केवल निर्धनता और स्कूली शिक्षा की खराब गुणवत्ता में निहित है, बल्कि लैंगिक पूर्वाग्रहों और घिसे पीटे सामाजिक मानदंडों में भी है। जिन राज्यों में बालिकाओं द्वारा माध्यमिक विद्यालय स्तर पर पढ़ाई छोड़ देने की उच्चतम दर पाई जाती है, वे वही राज्य हैं जहां लड़कियों के एक उल्लेखनीय प्रतिशत का 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह कर दिया जाता है। बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय कम करना, स्कूलों के चयन, निजी ट्यूशनों पर तक पहुंच और उच्च शिक्षा में विषय के चयन तक लैंगिक पूर्वाग्रह की गहरी जड़ें जमी हुई हैं। इस स्तर पर बालिकाओं पर औसत वार्षिक घरेलू व्यय 2,860 रुपए है, जो बालकों पर व्यय की तुलना में कम है। भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की औसत वार्षिक लागत साधारण स्नातक कार्यक्रमों की तुलना में बहुत अधिक है, जो 8,000 रुपए की तुलना में 50,000 रुपए तक है। AISHE 2019-20 के अनुसार जो बालिकाएं तृतीयक डिग्री में दाखिला लेने में सफल होती हैं, उनमें से एक छोटा अनुपात ही इंजीनियरिंग जो 28.5% है, जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आगे बढ़ता है, जबकि कई अन्य फार्मेसी जैसे जो 58.7% या जो सामान्य स्नातक का विकल्प चुनती है वो 52% है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व सबसे कम है, जिसके बाद डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय आते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं गर्ल्स ड्रॉप आउट के आंकड़ों पर। ऐसा अनुमान है कि कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर 2.4 करोड़ से अधिक बालिकाएं स्कूल छोड़ने की कगार पर हैं। महामारी के कारण स्कूलों के बंद रहने और आर्थिक कठिनाइयों ने शिक्षा के मामले में महिलाओं की समस्या को प्रभावित करने वाले कई कारकों को और सघन कर दिया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में महामारी से पहले उच्च शिक्षा में महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER में क्रमिक वृद्धि की सकारात्मक प्रवृत्ति नजर आ रही थी, जो वर्ष 2012-13 में 19.8% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 27.3% हो गई है। बावजूद इसके महिलाओं की समस्या और उच्च शिक्षा की एक अधिक सूक्ष्म तस्वीर देखी जा सकती है। अभी हाल में यह महामारी प्रेरित लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसा अनुमान है कि अकेले महामारी के कारण 1 करोड़ से अधिक बालिकाएं स्कूल छोड़ने के कगार पर हैं। आइए अब देखते हैं शिक्षा के महत्व पर महिलाओं का सामाजिक विकास। उच्च सामाजिक प्रतिलाभ। विश्व बैंक की एक दशकीय समीक्षा के अनुसार स्कूली शिक्षा के केवल एक अतिरिक्त वर्ष के साथ प्रतिफल की निजी दर किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि के लिए वैश्विक औसत लगभग 9% है, जबकि स्कूल के एक अतिरिक्त वर्ष का सामाजिक प्रतिफल और भी अधिक है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर यह 10% से अधिक है। उच्च शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव। यह तथ्य दिलचस्प है कि उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए
निजी प्रतिलाभ पुरुषों की तुलना में पर्याप्त अधिक है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार ये 11 से 17% है। इसके स्पष्ट नीतिगत निहितार्थ हैं। उनके स्वयं के सशक्तिकरण के लिए, साथ ही साथ बृहत स्तर पर समाज के सशक्तिकरण के लिए हमें अधिक से अधिक महिलाओं को शिक्षा के दायरे में लाना चाहिए। महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं। अवसरों तक समान पहुंच के साथ स्वस्थ शिक्षित लड़कियां सशक्त महिलाओं के रूप में विकसित हो सकती हैं, जो अपने देश काल में नेतृत्व भूमिका निभा सकती हैं। इससे सरकारी नीतियों में महिलाओं के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलेगी। निर्धनता उन्मूलन महिलाएं देश की आबादी के लगभग आधे भाग का निर्माण करती हैं। इसीलिए देश में उनकी स्थिति में सुधार से निर्धनता उन्मूलन में पर्याप्त योगदान हो सकता है। सतत विकास के लिए आवश्यक रूपांतरणकारी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की प्राप्ति के लिए महिला सशक्तिकरण एक उत्प्रेरक भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं अब आगे की राह क्या हो सकती है। इन प्रणालीगत चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार ने अतीत में कई कदम उठाए हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना यानी NSI-GSE, सभी IIT संस्थानों में बालिकाओं के लिए अतिरिक्त सीटें और तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं के लिए प्रगति छात्रवृत्ति की योजना शामिल है। हालांकि ऐसे अभूतपूर्व समय में हमें बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की समस्या के समाधान के लिए और उच्च शिक्षा के पेशेवर एवं आर्थिक रूप से लाभदायी क्षेत्रों में अधिक लड़कियों को शामिल करने के लिए अभूतपूर्व उपायों की आवश्यकता है। सामुदायिक शिक्षण कार्यक्रम एक तात्कालिक कदम के रूप में प्रत्येक मोहल्ले में उपयुक्त कोविड मानदंडों के साथ एक मोहल्ला स्कूल या सामुदायिक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। नीति आयोग ने नागरिक समाज संगठनों की मदद से 28 आकांक्षी जिलों में स्वयंसेवकों के नेतृत्व में संचालित सक्षम बिटिया नामक सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया था, जहां 1.87 लाख से अधिक छात्रों की सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा में प्रशिक्षित किया गया था। इस तरह की पहलों को दोहराया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महामारी के दौरान और अधिक बालिकाएं स्कूल छोड़ने को विवश न हों। जेंडर एटलस ड्रॉप आउट मैपिंग ड्रॉप आउट की संभावना का अनुमान लगाने के लिए एक जेंडर एटलस विकसित किया जाना चाहिए। इसमें शामिल संकेतक स्कूल ड्रॉप आउट के प्रमुख कारणों में मैप किए गए हैं। शिक्षकों को भी उन सभी छात्रवृत्तियों और उपलब्ध योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो लड़कियों और उनके परिवारों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना को उन क्षेत्रों या राज्यों में संशोधित करने की आवश्यकता है जहां स्कूल ड्रॉप आउट और बाल विवाह की उच्च व्यापकता पाई जाती है। छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाया जा सकता है और स्नातक स्तर की पढ़ाई की पूर्ति से इसे संबद्ध किया जा सकता है, जहां छात्राओं को उनकी स्नातक डिग्री के प्रत्येक वर्ष के सफल समापन पर वार्षिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। शिक्षा के मामले में पिछड़े जिलों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र प्रत्येक पंचायत जहां बालिकाओं द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति में लगातार वृद्धि हुई हो, वहां उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 1 से 12 तक के संयुक्त विद्यालय खोले जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक लैंगिक समावेशन निधि यानी जेंडर इंक्लूजन फंड का प्रावधान करती है। इस निधि का उपयोग इन स्कूलों के साथ साथ सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्टेम यानी STEM शिक्षा का समर्थन करने के लिए किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों को आकार देने के लिए मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता है। सामाजिक पूर्वाग्रहों से निपटने की आवश्यकता सामाजिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सांस्कृतिक मानदंड लड़कियों को उनकी जन्मजात क्षमता को साकार कर सकने की संभावना से अवरुद्ध करते हैं। अतिस्थानीय NGOs, CSOs की मदद में से सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों में BIU यानी बिहेवियरल इंसाइट्स यूनिट्स की स्थापना की जा सकती है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में पोषण और स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए एक BIU की स्थापना कर इस दिशा में अग्रणी कदम आगे बढ़ाया है।